मित्रों नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का व्यूज रूम। व्यूज रूम में मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। तमाम ऐसे मित्रों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। मित्रों आज 11 अक्टूबर है। आज कन्या दिवस है। और कन्या दिवस ऐसा नहीं कि पंडितों की पोथी वाली वो जो कहानी है वो, यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज गर्ल्स चाइल्ड डे की घोषणा की। कन्या की सशक्तिकरण की उनकी कहानी, कन्या का पूजन नहीं, कन्या की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी, कन्या की आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता कैसे बहाल होगी। आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज घोषित किया है 11 अक्टूबर कन्या दिवस के रूप में मनाया जाए और पूरी दुनिया मना रही है। अब भारत अलग बात है कि भले ही भ्रूण हत्या हो, भले ही कोख में कन्या मारी जाती हो, या जिंदा बच जाए तो जलाई जाती हो, या आगे बढ़ जाए तो वह नोची जाती हो, हर साल रावण को हम जलाते हैं। सीता हरण का गुस्सा हमारा शांत नहीं हुआ है। आज भी गुस्सा सनातन बना हुआ है। एक बार हुआ, दो बार हुआ, हजारों साल से हम रावण को जलाते जा रहे हैं, लेकिन सीता का बचना मुश्किल नजर आ रहा है। सीता असुरक्षित है। दुर्भाग्य है कि सीता स्वयं मारीच की तरफ भाग रही है। सीता आज बाजार में है। घटना मित्रों ये है कि सीता की दृष्टि जब मारीच की तरफ गई थी, तो मारीच बाजार का ही एक प्रतीक है और मारीच और मार्केट में कोई अंतर नहीं है। अगर आपकी जिंदगी, आपकी दृष्टि, आपकी समझ और सोच बाजार की तरफ गई तो आपका स्वत्व समाप्त हो जाएगा, आपका स्वाभिमान समाप्त हो जाएगा, आपकी आत्मा हर ली जाएगी। सीता एक प्रतीक भी मानी जा सकती है। किस तरह से किसी सोने के मृग की तरफ चेतना को करना और परिवार को उधर भेजना, कैसी तबाही आपने देखा है। इसलिए मित्रों मैं कह रहा हूं कि आज भारत में पूजन है, अष्टमी में लोग कन्या पूजन कर रहे हैं, लेकिन मैं पूजन की बात में नहीं कर रहा हूं। आप पूजते रहना और भी 1000 साल पूजना, लेकिन कन्या बहुत मजबूत नहीं बन पा रही है, चिंता की बात है। फिलहाल मित्रों 11 अक्टूबर आप कन्या पूजन कर रहे होंगे, थोड़ा सा बाहर आइए कन्या पूजन से। मेला वाला देखने में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं उस मेले की बात कर रहा हूं जब दुष्यंत ने कहा था कि ये घोषणा हो चुकी है, मेला लगेगा यहाँ पर। घर जाकर के लोग कपड़े बदलने लगे हैं, फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। ये 74 के आंदोलन में दुष्यंत कुमार की गजलें बहुत ही गुनगुनाई जाती थी। हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए भी गजलें थी। और इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। ये सारे गीत दुष्यंत के उस वक्त में थे। तो इसलिए मित्रों मैं कह रहा हूं कि 11 अक्टूबर को जब जेपी को याद करते हुए हमें जो है, और दुष्यंत जब कहते हैं कि ये घोषणा हो चुकी है कि मेला लगेगा यहाँ पर, लोग घर जाकर के कपड़े बदलने लगे हैं, क्रांति की परिभाषा गढ़ रहे हैं। और इसलिए कि आज दुष्यंत को इसलिए मैं याद कर रहा हूँ कि 11 अक्टूबर है, आज जेपी की जयंती है। अंधेरे के 3 प्रकाश, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश। गांधी कहाँ है, लोहिया कहाँ है, जयप्रकाश कहाँ है। हम कैसे अपने रहनुमा को याद करें, इन रहनुमाओं को याद करें जिनके कंधे पर उन्होंने विरासत छोड़ी थी। हम उन दावेदारों को देख करके आपको याद करें, हम नीतीश कुमार को देख करके आपको याद करें, कि हम लालमुनि चौबे को देख करके आपको याद करें, कि वाजपेयी जी को याद कर आपको याद करें, मोदी जी को देखकर आपको याद करें, रामविलास जी को देखकर आपको याद, किसको देख करके मैं याद करूं। 74 के बाद जो लोकनायक आपने जैसी विरासत दी है, वो विरासत की अपनी विसंगतियां हैं, मैं कैसे याद करूं। लेकिन 11 अक्टूबर है, हम भुला नहीं सकते हैं। यह अलग बात है कि टेलीविजन पर जो है सदी के महानायक कौन बनेगा करोड़पति, जो सीरियल जो बहुत लोकप्रिय है, कौन बनेगा क्रांतिकारी, तो अब इस देश में अब है बात नहीं। काश इस देश में एक शो यह भी चलाया जाता कि कौन बनेगा क्रांतिकारी, तो मुझे लगता है कि मैं लोकनायक को याद कर रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति, तो मुझे लगता है कि उनको इस बाजार में
कहा कि आप तो जो है सदी के महानायक हैं, और सदी के महानायक को जिस तरह से देश याद कर रहा है तो सदी के लोकनायक को कौन याद करेगा। हम जैसे विकास की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति, विकास के बनते टापू से धकियाए हुए पत्रकार लोग, पीत पत्रकारिता का ना सहारा लेने वाले मुझ जैसे पत्रकार वही जेपी को याद करेंगे, क्योंकि सदी के महानायक को याद करने के लिए तो गोदी मीडिया और बाजार खड़ा है, सत्ता खड़ी है, लेकिन लोकनायक को याद कर रहे हैं हम लोग। लोकनायक को याद इसलिए भी कर रहे हैं कि लोकनायक ने कल जो भारत रत्न की बात हुई थी रतन टाटा की, तो निश्चित रूप से इस टाटा के खिलाफ में लोकनायक क्रांतिकारी बने ही थे टाटा के खिलाफ में। तो कल रतन टाटा जी नहीं रहे, तो कल से ही जेपी हमें याद आ रहे थे कि जेपी के संघर्ष, उनकी जिजीविषा और अमेरिका से लौटने के बाद ही और लौटते के साथ ही कैसे संघर्ष का आगाज किया लोकनायक ने, हम लोकनायक को याद कर रहे हैं। अब याद करने के भी तरीके हैं, कौन किसको याद कर रहा है, कैसे याद कर रहा है। जिसकी रही भावना जैसे बदलाव की जो छटपटाहट और देश और दुनिया में परिवर्तन को लेकर के जो सोचने समझने वाले साथी हैं, वे अपने लोकनायक को याद कर रहे हैं। और लोकनायक को याद करके और 50 वर्ष 5 महीने गुजरे हैं उनकी संपूर्ण क्रांति के, कहाँ है वह संपूर्ण क्रांति। 50 साल के बाद वह गुजरात से हवा उठी थी, वह धुआं उठा था, जो आग गुजरात से निकल करके गांधी मैदान तक पहुंची थी और संपूर्ण क्रांति की आवाज में तब्दील हो गई थी वह आग, फिर आग जो है घूम करके गुजरात में जाकर के शांत हो गई है। जो संपूर्ण क्रांति का भाषण सुन रहे थे, वे आज सत्ता में हैं और लोकनायक के सपनों को कितना साकार कर पाए हैं आप उनको देख ही रहे होंगे, नाम लेने की जरूरत नहीं है। मित्रों, मुझे लगता है कि मैं बार बार अभी भी एक डिबेट में मैं कह रहा था कि अभी लोकनायक किसी भी महापुरुष को दोहराने का वक्त नहीं है। यह दोहराव का वक्त नहीं है कि गांधी को दोहराया जाए या लोहिया को दोहराया जाए या जेपी को दोहराया जाए, यह दोहराव का वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि अब जेपी प्लस की बात करनी पड़ेगी, लोहिया प्लस की बात करनी पड़ेगी, गांधी प्लस की बात करनी पड़ेगी। अगर प्लस चिंतन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात है कि समाज जीवन की धारणा के लिए जो आपके भीतर जिजीविषा होनी चाहिए, जो अपने प्राणों की बोली या प्राणों की वर्तिका बनाने की अगर ताकत आपको नहीं है, आपको लोकनायक को याद करने में बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी पीड़ा होगी। और जब लोकनायक की सप्त क्रांति को देखेंगे, तो जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक, ये जो 7 क्रांति की बात करें तो एक एक क्रांति कहाँ कहाँ क्या क्या बदला, क्या नहीं बदला। और जिस तरह से मैं जो कहा अभी पिछले शो में कि पटना में लोग कैंची लेके घूमते थे, जहां जनेऊ देखा जाता था, जनेऊ काट दिए जाते थे, और जाति खत्म करने का, उपनाम खत्म करने का 50 वर्ष के बाद जाति जिस तरह से जंजाल बन गई, और फिर लगा कि लोकनायक जो है वो समतामूलक समाज की स्थापना कैसे करेंगे और व्यवस्था परिवर्तन की बात भी कैसे आगे बढ़ेगी। और कह रहे थे कि हमको सरकार नहीं व्यवस्था बदलनी है तभी संपूर्ण क्रांति होगी। हमको लगता है कि सबसे बड़ी व्यवस्था तो इस देश में जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था को बदले कौन सा व्यवस्था परिवर्तन तुम हिंदुस्तान में कर पाओगे, यह भी सोचने की जरूरत है। जो व्यवस्था परिवर्तन करने वाले लोग थे जो जेपी जिंदाबाद की बात कर रहे थे, वो किस तरह से परिवार में फंसे, किस तरह से भ्रष्टाचार में फंसे, किस तरह से अपनी अवसरवादिता में फंसे, किस तरह से अपनी नैतिकता को दांव पर लगाया, किस तरह से सत्ता में बने रहने के लिए तमाम कुकर्म किए। इस तमाम कुकर्मों को देख करके जेपी याद आ रहे हैं कि जेपी किस तरह से त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं जीवन भर। अंतिम क्षण में भी तृष्णा छू न सकी मन को। वो सत्ता, वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लोकनायक थे, जा सकते थे, लेकिन अपने नहीं होकर के मुरारजी को बनाया। गांधी भी देश के नायक हो सकते थे, सत्ता में जा सकते थे, नहीं गए, वो त्याग की प्रतिमूर्ति बने रह गए। मुझे लगता है कि मित्रों, नई पीढ़ी से यह मैं कहना चाहता हूं कि चुनौतियां नई है। 21वीं सदी की दुनिया कैसी होगी,
21वीं सदी का भारत कैसा होगा, कैसी होगी हमारी सभ्यता, कैसे होंगे हमारे जीवन मूल्य, कैसा होगा मेरा समाज, हमारा समाज, कैसा होगा परिवार, कैसे होंगे हमारे संबंध, कैसी होगी संवेदना, कैसा होगा संबोधन। मुझे लगता है कि जब वह संपूर्ण क्रांति में अध्यात्म की बात जब लोकनायक करते हैं तो आध्यात्मिक क्रांति की बात करते हैं, धार्मिक क्रांति की बात नहीं करते हैं। शायद लोकनायक की चेतना सदगुरु के तरफ है, ना कि धर्मगुरु की तरफ है। सदगुरु और धर्मगुरु में बहुत अंतर है। लोकनायक ने जब सप्त क्रांति में धर्म को नहीं जोड़ा, अध्यात्म को जोड़ा। इसलिए मित्रों, उस अध्यात्म को भी समझने की जरूरत है। जिस समतामूलक समाज को बनाने का सपना देखा था, उस समाज को भी देखने की जरूरत है। जिस राजनीतिक परिवर्तन की बात की थी, राजनीति को मर्यादा और मूल्यों पर खड़ा करने की बात की थी, उस राजनीति को भी अभी देखने की जरूरत है। निश्चित रूप से यह मूल्यों के क्षरण का दौर है। सब कुछ जो है विखंडित हो चुका है। जो कल संपूर्ण क्रांति कर रहे थे, आज वो सत्ता में है। जितने सारे जेपी के अनुयायी हैं, सत्ता में थे, सत्ता में रहे हैं, बाहर भीतर करते रहे हैं, लेकिन संपूर्ण क्रांति के सवाल वही हैं। और रोटी और रोजगार के ऊपर जो रखे हुए भारी पत्थर है, हटाए नहीं जा सके हैं। लोकनायक को हम याद कर रहे हैं कि काश लोकनायक जो है 11 अक्टूबर को आप प्रेरणा देते रहे तो नई पीढ़ी जो है आपके संघर्षों से सीख करके नया संघर्ष, नया रास्ता, नई दिशा ये नई पीढ़ी कर सकती है। और हिंदुस्तान में जो सवाल पड़े हुए, उन सवालों का उत्तर नई पीढ़ी खोज सकती है। हम इतना ही कहेंगे, फिर कहेंगे 11 अक्टूबर को सदी के महानायक को भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप कौन बने करोड़पति, आप खिलवाते रहिए देश को। और इस पर भी मेरी साफ टिप्पणी है कि पहले तो द्रौपदी को ही जुए पर लगाया गया था, अमिताभ बच्चन तो सरस्वती को भी जुए पर लगा दिया है। ज्ञान की जुआबाजी और ज्ञान को बाजार में खड़ा करके यह ज्ञान का जुआ ही है, सट्टा ही है। मुझे लगता है कि शायद पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था, अब तो सरस्वती को भी दांव पर लगा रहे हैं। और मुझे लगता है कि करोड़पति बन जाएगा। लेकिन इस देश को आज जरूरत है एक नए सीरियल की, नई धारावाहिक की, नई आवाज की, कि कौन बनेगा क्रांतिकारी। यह एक नया सीरियल हो, यह सीरियल वही बनाएगा जो जेपी को याद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।